सो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा जो काम है, जो हम पढ़ेंगे, वो टॉर्जन ऑफ एन आइसोट्रोपिक बीम है। टॉर्जन सेक्शन का नाम चल रहा है। हम बहुत तरीके से टॉर्जन को पढ़ चुके हैं। इलिप्टिकल सिलेंडर के लिए, सर्कुलर सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो अब एन आइसोट्रोपिक वर्ड यहीं आया है। अब से पहले जो सारा काम हो रहा था वो आइसोट्रोपिक के लिए था। अब से पहले जितना भी हमने काम किया वो आइसोट्रोपिक के लिए था। ठीक है। तो अब जो हम करेंगे वो है एनआइसोट्रोपिक। तो सबसे पहले हमें यही बात समझनी है कि यहाँ मैं कह रही हूँ एनआइसोट्रोपिक बीम। पहले एनआइसोट्रोपिक मटेरियल होता क्या है, और अभी तक सारा काम हमने कहीं ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, हमने आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए पढ़ा। तो एनआइसोट्रोपिक क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, तब आप ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। आपको स्क्रीन पर ये मटेरियल दिख रहा है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, वर्ड विकिपीडिया। यस मैम। ओके। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल्स एक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स की ही एक टाइप है। देखो यहाँ दूसरी लाइन में आओ, दे आर ए सबसेट ऑफ एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल हेडिंग है, लेकिन इसकी पहला पैराग्राफ छोड़ के अगर दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ो, दे आर ए सबसेट ऑफ एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो ऑर्थोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का ही एक वैरायटी होती है। दोनों का बेस्ट एग्जांपल है लकड़ी का जो लॉग ऑफ वुड, एनाइसोट्रोपिक के लिए भी और ऑर्थोट्रोपिक के लिए भी। ये लकड़ी का वुड दिखाया हुआ है हमें यहाँ पर, ये बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें आप जब देखते हो डायग्राम में, सभी डायरेक्शन में जो उसकी क्वालिटीज हैं या जो इफेक्ट है वो सेम नहीं है। कहीं पर तो कैसा है, कहीं पर कैसा है। तो इट इज नॉट होमोजीनियस इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है। यही बात इसको एनाइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाती है। In material science and solid mechanics, orthotropic materials have material properties at a particular point which differ along three mutually orthogonal axes. जो तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं हमारे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो तीनों पर फर्क है प्रॉपर उसकी मतलब पैटर्न का, पैटर्न अलग है। इधर पैटर्न कुछ है, उधर पैटर्न कुछ है। तो यही चीज इसको इसको इसी वजह से कहा जाता है इसे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। या हो गया यहाँ तक। अब आगे, दे आर ए सबसेट ऑफ एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। क्यों? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करने पर, अलग अलग डायरेक्शन से नापने पर उनकी प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। फेमिलियर एग्जांपल ऑफ ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल इज वुड। ठीक है। अगर मैं एनाइसोट्रोपिक का भी खोलती हूँ ये विकिपीडिया, तो भी यही आता है, वुड। बेस्ट एग्जांपल वुड है। ऑर्थोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का ही एक वैरायटी है। तो ये होते हैं और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। मेरे ख्याल से इसमें जो मेन बात आपने ध्यान रखनी है वो है कि इट इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस। और वन कैन मतलब उसमें तीन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ली जाएं तो प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अगर हम एक पॉइंट पकड़ें, उस पर तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस उठा के बना दें और किसी और पॉइंट पर बनाएं, तो दोनों जगह प्रॉपर्टीज का फर्क होगा। ये है इसका लॉजिक। तो हम अपने पॉइंट बात पर आते हैं। ये तो होता है एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। हमने क्या करना है, हमने उसका टॉर्जन निकालना। यहाँ हम देखो क्या बोल रहे हैं, मैनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मटेरियल सच एज वुड आर डेफिनेटली नॉन आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक को ही बोल रहा है वो, नॉन आइसोट्रोपिक। तो इसका मतलब जो अब से पहले आप सारा काम कर रहे थे वो कौन से मटेरियल्स के लिए था, वो आइसोट्रोपिक के लिए था। जो आप अभी तक पढ़ रहे थे वो आपका आइसोट्रोपिक के लिए था।
ठीक, अब स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके। तो ये है। अब कहता है फॉर्मुलेशन ऑफ टॉर्जन प्रॉब्लम हमने करनी है नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए। तो इसके लिए सेंट वेनेंट की थ्योरी जो हम 2 दिन से लगा रहे थे, वो सेंट वेनेंट ही कर रहा था काम। डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो में फाई के अलग अलग रूट, जैसे हमने कल जो काम किया वहां दो फंक्शन मान लिए थे, एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनके कॉम्बिनेशन से साई बनाया था। तो ये सब सेंट वेनेंट का ही दिमाग था, उसी ने करे थे ये सब सॉल्यूशन। ट्रायंगुलर वाला भी, ट्रायंगुलर वाले में उसने साई को क्या मान लिया था? उसने साई को मान लिया था C1 वो एक्स क्यूब माइनस 3 x² y, इस तरह से माना था। तो ये सब सेंट वेनेंट के का ही एक्सटेंशन वर्क है, थ्योरी टोर्जन के बारे में उसी ने एक्सटेंड किया इस काम को। तो कहता है ये भी नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम को भी उसी ने किया, फॉर्चुनेटली, भाग्य, मतलब सौभाग्य से। Extension of Saint Venant's theory of torsion to non-isotropic medium is not a difficult matter. When the normal section of beam, अब मुद्दा क्या है? वो कहता है अगर हमारी जो बीम है, बीम को अभी आप लकड़ी का, वुड का, वो लॉग समझ लो। लॉग यानी लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा, उसे मैं बोल रही हूँ लॉग ऑफ वुड। अगर मैं उसका कोई भी नॉर्मल सेक्शन ले लेती हूँ, नॉर्मल सेक्शन का मतलब है ये आपका लकड़ी का लट्ठा है और ये आपने काटा, तो ये भी इसी शक्ल का होगा। ठीक है। तो वो कहता है कि अगर उस के जो 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्लेन्स होंगे इलास्टिक सिमेट्री के, वही बात है कि तीनों प्लेन्स या 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती। तो वो कहता है कि दैट हैव 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्लेन्स ऑफ इलास्टिक सिमेट्री, हम एज्यूम कर लेंगे। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं अब यहाँ से? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा लॉग ऑफ वुड है। जो हमारा पुराना डायग्राम था वही का वही मान लिया, ये जेड एक्सिस है और ये हमारा प्लेन होता था z इज इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लेन है ये, और मतलब एक्स और वाई एक्सिस की तरफ बना हुआ है, और ये प्लेन होता था z इज इक्वल टू एल। बिल्कुल वैसे ही एज्यूम किया उसने, पढ़ो वही बात लिख रहा है वो, कि एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है बीम का, एक्स वाई एक किनारे पर है। ठीक है। और हम इलास्टिक सिमेट्री के प्लेन्स को एक्स डैश जेड और वाई डैश जेड मान रहे हैं, और शेयर मॉड्यूलस जो एसोसिएटेड है उन्हें म्यू 1 और म्यू 2 मानेंगे। कैसे? देखो, आप पिछले आर्टिकल्स में एक तो टी जेड एक्स लेते थे और एक टी जेड वाई लेते थे, लेकिन दोनों में म्यू वही रहता था, म्यू 1 म्यू 2 नहीं होते थे। ये तो पिछला काम था, ओल्ड। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, रोटेशन के बाद एक्स डैश इधर चला गया तो ये थीटा है, और ये वाई डैश है, रोटेट हो गया, घूम गया, टॉर्जन ने घुमा दिया। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टी एक्स डैश जेड और टी वाई डैश जेड, यहीं से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। पिछले को भूल जाओ, पिछले का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर जो शेयर मॉड्यूलस है वो म्यू 1 म्यू 2 दो अलग अलग आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट है अलग अलग डायरेक्शंस में। एक पार्टिकल के लिए बदल जाती है, एक पार्टिकल के लिए कोई प्रॉपर्टी है, दूसरे के लिए कुछ और है। तो इसलिए शेयर मॉड्यूलस दोनों में अलग अलग आएंगे, म्यू 1 म्यू 2। तो यहाँ पहला फर्क यही है कि आप दो शेयर मॉड्यूलस यूज कर रहे हो। शेयर मॉड्यूलस ये होता था, मॉड्यूलस ऑफ मतलब ये एक तरह का कांस्टेंट ही होता था, तो म्यू 1 और म्यू 2। ये हम स्ट्रेन और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में यूज करते हैं ना, तो वही है शेयर मॉड्यूलस। ओके। तो हम अपनी बात यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा आर्टिकल यहीं से स्टार्ट है मैथमेटिकल रूप में, तो हम ये काम आगे बढ़ाते हैं। अब वो कहता है ये हमारे हिसाब से स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है 2 म्यू 1 ई एक्स डैश जेड, यहाँ 2 म्यू 2 ई वाई डैश
होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में यही रिलेशन होता है। ठीक, अब हम ई एक्स डैश जेड और ई वाई डैश जेड को लिखें तो आपका 2 म्यू 1 ई एक्स डैश जेड का मतलब है करली एक्स को आप क्या समझते हो, एक्स और जेड, एक्स डिस्प्लेसमेंट को लें तो एक्स की तरफ यू है, जेड वाले में डब्ल्यू आएगी। तो पहले मैंने मान लो कर ली यू का लिया तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया, और अगली बार कर ली डब्ल्यू का जब लेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश होगा। डिस्प्लेसमेंट तो यू वी डब्ल्यू है, उसमें तो डैश का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब डेरिवेटिव लेते हैं डब्ल्यू यानी जेड वाले का तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश होगा। ऐसे ही यहाँ जब मैं लिख रही हूँ 2 म्यू 2 तो मैं यहाँ लिखूंगी करली, ये y है, y v होता है, मतलब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट v होती है, करली v बटा करली z प्लस करली w, z के लिए डिस्प्लेसमेंट है w, और नीचे करली y डैश आएगा। हो गया यहाँ तक टी एक्स डैश टी वाई डैश जेड, ये आपके पास ई एक्स डैश जेड ई वाई डैश जेड इसने लिख दिए, नंबर 2 तक पहुंचा दिया। अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि जो u है, यहाँ तक करने के बाद वो कहता है कि हमें पता है हमारा u होता था माइनस एल्फा जेड वाई डैश, v होता है एल्फा जेड एक्स डैश, और w है अल्फा टाइम्स फाइव एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ से ये वैल्यूज निकालो, करली u बटा करली z कितना आएगा, माइनस अल्फा वाई डैश। तो अब इसे मैंने पुट करना है, तो इसे पुट करने के लिए मुझे यहाँ पर टी एक्स डैश जेड 2 म्यू 1, देखो करली u बटा करली z लिखा माइनस अल्फा वाई डैश, और करली w बटा करली एक्स डैश, तो अल्फा करली फाइव बटा करली एक्स डैश की रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा टी वाई डैश जेड लिखो, वो हो गया 2 म्यू 2 करली बी बटा करली जेड, करली बी बटा करली जेड है अल्फा एक्स डैश, और करली डब्ल्यू बटा करली वाई डैश, तो ये है अल्फा, यहाँ माइनस तो नहीं है ना, प्लस है, तो अल्फा करली फाइव ओवर करली वाई डैश। अब जो हमारा डायग्राम था, यहाँ एक्स एक्सिस है यहाँ वाई एक्सिस है, ये घूम गया एक्स डैश की तक थीटा एंगल, ठीक है, तो वाई डैश इसके परपेंडिकुलर होता था। तो यहाँ से जो एंगल्स का रोल है, तो एंगल्स का आप क्या कहोगे कि एंगल्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, पहले आप एक्स लिखोगे। अब आपका एक्स है एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश के साथ एंगल एक्स का थीटा है, तो कॉस ऑफ द एंगल होता था माइनस थीटा है हालांकि ये एंगल, लेकिन हम कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो इसलिए कॉस थीटा लिख दिया, प्लस वाई डैश के साथ एक्स का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। अब y के लिए बनाते हैं, y के लिए क्या होगा, y का पहले x के साथ देखो, x डैश के साथ, y का x डैश के साथ एंगल बन रहा है 90 प्लस थीटा, ये 90 है ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा, यानी कि x डैश के साथ cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा का मतलब है माइनस ऑफ साइन थीटा। उसके बाद वाई डैश के साथ एंगल कितना बनेगा, ये एंगल थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये टोटल 90 था, ये 90 माइनस थीटा है, तो नेचुरल है थीटा ही है, तो आपके पास ये है वाई डैश कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं इसी रिलेशन से टी एक्स डैश जेड लिखना चाहूँ, मतलब टी एक्स जेड लिखूँ, टी एक्स जेड जहाँ जहाँ एक्स है ऐसे कैसे बना दो टी एक्स डैश जेड
ये एक्स डैश है कॉस थीटा, टी वाई डैश जेड साइन थीटा, राइट। फिर टी वाई जेड माइनस टी एक्स डैश जेड साइन थीटा प्लस टी वाई डैश जेड कॉस थीटा। हो गई इक्वेशन। अब यहाँ मैं वैल्यूज पुट करना चाहती हूँ, ये वाली टी एक्स डैश जेड की वैल्यू यहाँ पुट रखूंगी और टी वाई डैश जेड की यहाँ। मेरा काम क्या है, एम क्या है, मैं चाहती क्या हूँ, सारा ये कर कुर के हमें एक्स डैश वाई डैश को उड़ा देना है, सिर्फ हमारे पास एक्स वाई रहना चाहिए। ये जो रोटेशन के बाद का इफेक्ट है, मतलब हम चाहते हैं टॉर्जन स्ट्रेसेस आ जाएं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, फाई भी खत्म हो जाए, फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश ना रहे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई रह जाए। यहाँ करली फाई बाय करली एक्स डैश है, करली फाई बाय करली वाई डैश, इनको भी गायब करके करली फाई बाय करली एक्स बनाना है, करली फाई बाय करली वाई बनाना है। तो अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करना शुरू करती हूँ। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, दो चीजें हैं, दिस इंटू कॉस थीटा और प्लस दिस इंटू साइन थीटा। तो मैं लिखती हूँ टी एक्स जेड, टी एक्स डैश जेड इंटू क्या है कॉस थीटा, इसके साथ कॉस थीटा गुना हो रहा है तो लिखना तो पड़ेगा ही हमें। अल्फा बाहर निकाल लो पहले ही, टू कट जाना था क्योंकि ना टू मैं भूल गई काटना। ये जब स्ट्रेन का फॉर्मूला लगता है ना तो हाफ भी होता है उसमें, ई इज इक्वल टू हाफ कर ली यू बाय कर ली जेड प्लस कर ली दिस, तो टू कट जाना है हर जगह, तो टू नहीं बचेगा, सिर्फ म्यू वन म्यू टू बचेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब करो टी एक्स पुट करो, पुट तो करना ही पड़ेगा, आराम से कैलकुलेशन तो होगी ही होगी। तो अगर हम इसको लिखते हैं टी एक्स जेड इज इक्वल टू है टी एक्स डैश जेड, उसमें अल्फा बाहर निकाल लिया, म्यू वन बाहर है, जो भी है उसके साथ कॉस थीटा क्या है लिखो, माइनस अल्फा वाई डैश प्लस अल्फा माइनस वाई डैश प्लस करली फाई ओवर करली एक्स डैश, अल्फा तो मैं बाहर कर चुकी हूँ, ठीक है। अगली चीज ये है टी एक्स डैश जेड, पूरा हो गया ये, अच्छा कॉस थीटा भी आ गया। अब प्लस टी वाई डैश जेड के साथ साइन थीटा, उसमें है अल्फा म्यू टू, टी वाई डैश जेड में था एक्स डैश प्लस करली फाई बाय करली वाई डैश, एक्स डैश प्लस करली फाई बाय करली वाई डैश, और यहाँ है साइन थीटा। हो गया यहाँ तक। तो ये अल्फा, अल्फा सारे में है। अब हम इससे के अलावा क्या रिलेशंस कर चुके हैं हम, इसके अलावा तो अभी हमने कुछ नहीं किया। अब गायब कैसे करें, वाई डैश को गायब करना है, एक्स डैश को गायब करना है थोड़ी देर में हमने, और क्या तरीका निकालें। अभी तो हम क्या करते हैं इससे अगला स्टेप करते हैं कि ये यहाँ तक हो गया आपका काम, ये पुट हो गया, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। दिस नहीं, ये भी पुट हो चुका आपका, यहाँ पहुँच गए आप, अल्फा म्यू टू दिस प्लस दिस, ये आ चुका आपके पास। अब हम अगले स्टेप में करली फाई बटा करली वाई डैश से करली फाई बटा करली वाई में पहुंचते हैं, ये डैश को गायब करते हैं, करली फाई बटा करली एक्स डैश से भी अब ये करते हैं। तो इसको करने के लिए हम कहाँ थे, अपने उसी डॉट पे पहुंचते हैं। आ, लिखो करली फाई ओवर करली एक्स डैश, करली फाई ओवर करली एक्स ओवर करली एक्स डैश, करली फाई ओवर करली वाई ओवर करली एक्स डैश। अब आपको पता है आपके डायग्राम के हिसाब से एक्स और एक्स डैश में जो एंगल है वो माइनस थीटा है, तो एक्स और एक्स डैश में थीटा ही है ना एंगल, कॉस थीटा ही लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा थीटा होता है, इसलिए करली फाई बाय करली एक्स कॉस थीटा, करली फाई बाय करली वाई और एक्स डैश के बीच में, ये वाई है, वाई और एक्स डैश के बीच में है 90 प्लस थीटा,
ठीक है, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस लग जाएगा यहाँ साइन, हो गया। ऐसे ही करली फाइव बटा करली वाई डैश, करली फाइव बटा करली एक्स बटा करली वाई डैश, करली फाइव बटा करली वाई बटा करली वाई डैश। अब आपने क्या लिखा, करली एक्स बटा करली वाई डैश, एक्स और वाई डैश के बीच में क्या एंगल है, ये वाई डैश है, 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया करली फाइव बटा करली एक्स साइन थीटा, और यहाँ y और y डैश के बीच में तो थीटा एंगल है, तो cos थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यूज जो आई हैं ये कहाँ पुट होंगी, दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम इसी इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे, एक ये टर्म और एक ये। हमने अभी एक ही लिखी थी, टी वाई जेड को तो लिखा ही नहीं था, टी एक्स जेड ही लिखा था, अब उसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो टी एक्स जेड में पुट करके हम बना रहे हैं, अब टी एक्स जेड में ये वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, टी एक्स जेड देखो क्या बनेगा, टी एक्स जेड बन गया आपका, बाहर था आपके पास अल्फा म्यू वन, अंदर माइनस वाई डैश प्लस अल्फा म्यू वन माइनस वाई डैश प्लस, वहां था करली फाइव बटा करली एक्स डैश और cos थीटा बाहर है, तो करली फाइव बटा करली एक्स डैश की वैल्यू है ये, cos थीटा जो है वो वाई डैश के साथ भी लगेगा और अब इसके साथ भी लगना है, तो लगा दो साथ ही, करली फाइव बटा करली एक्स cos स्क्वायर थीटा माइनस करली फाइव बटा करली वाई cos थीटा साइन थीटा। अगली टर्म थी अल्फा म्यू टू, अंदर था एक्स डैश और करली फाइव बाय करली वाई डैश और बाहर था साइन थीटा, तो अल्फा म्यू टू एक्स डैश, बाहर साइन थीटा वो इसके साथ गुना कर दिया, करली फाइव बाय करली वाई डैश, यहाँ से पुट करो करली फाइव बाय करली वाई डैश के साथ साइन थीटा गुना करके, करली फाइव बाय करली एक्स साइन स्क्वायर थीटा और करली फाइव बाय करली वाई साइन थीटा कॉस थीटा। कट इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये म्यू टू है और ये म्यू वन है, वरना कट जाते, लेकिन कट नहीं सकते। अब हम करली फाइव बटा करली एक्स की रकमें अलग करते हैं और करली फाइव बटा करली वाई की अलग, पहले करली फाइव बटा करली एक्स की रकमें अलग कर लो। एक तो है अल्फा, तो सब में बाहर है, अल्फा तो पूरे के बाहर निकाल दो, म्यू वन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से आएगा म्यू टू साइन स्क्वायर थीटा, करली फाइव बटा करली वाई के साथ, यहाँ से तो आएगा म्यू वन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, और यहाँ से आएगा म्यू टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, यानी म्यू टू माइनस म्यू वन और साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में है। और एक रकम जो कांस्टेंट है जिसमें ना ये चीज है ना ये चीज है, वो है अल्फा, तो बाहर आ चुका, माइनस की तो यहाँ है और प्लस की यहाँ, पहले इसको लिख लेते हैं, म्यू टू एक्स डैश साइन थीटा माइनस म्यू वन वाई डैश कॉस थीटा। ये आपकी पूरी बन गई टी एक्स जेड। अब हम कहते हैं इसका नाम रखेंगे हम अपनी तरफ से अब यहाँ पर नाम रखना शुरू करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम इसको ए वन कहेंगे, कैपिटल ए वन, इसमें येलो पेन यूज करें, इसका नाम रखेंगे ए वन, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे हम बी वन, और इसका रखेंगे सी वन, इसका बी वन आएगा, ए वन बी वन और ये सी वन। तो आपके पास जो टी एक्स जेड है वो एक तरह से हो गया अल्फा ए वन करली फाइव है करली एक्स, अल्फा का तो बाहर ही रखो, और बी वन करली फाइव बेटा करली वाई
और C1। अब आपके नोट्स देखो, ये सारा काम करके आप यहाँ पहुँचते हो TXZ, A1 B1 C1। तो TXZ आपके पास एक तरह से ये आया है, आप इसको निकाल के दिखाओगे बाद में। पहले तो TXZ ये है, A1 के साथ कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, B1 के साथ कर्ली फाई बाय कर्ली फाई, और ये जो है इसका नाम C1 है पूरे का। ये C1 मैंने गलत बोल दिया, इसका कुछ नाम नहीं है। C1 जो है वो म्यू2, हाँ उससे उल्टा है, उधर है, C1 नहीं है, ये नाम C1 नहीं है, ये ऐसे का ऐसे एज इट इज, इसका नाम C1 नहीं है। इसको मैं ऐसे कैसे ये लिखा, सेम ऐसे ही हमारा TYZ जब बनेगा तो वो बनेगा अल्फा, उसमें आएगा यहाँ B1 कर्ली फाई बटा कर्ली एक्स, यहाँ C1 जो इसके साथ है उसका नाम C1 रखेंगे, कर्ली फाई बटा कर्ली वाई, और जो ऐसी कांस्टेंट टर्म अलग आएगी। अब हम क्या करने चलेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अपनी तरफ से, A1 C1 माइनस B1 स्क्वायर। नोट्स में दिखाते हैं आपको, ये हो गया B1 C1। अब A1 C1 और B1 स्क्वायर, A1 C1 माइनस B1 स्क्वायर निकाला जब इनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज की, तो वो निकल आया μ1 μ2। ऐसे ही अपनी तरफ से B1x माइनस A1 निकाला तो वो निकला ये कांस्टेंट था कौन सी, TXZ का। और ऐसे ही जब C1x माइनस B1y निकाला तो वो कांस्टेंट था TYX का। तो ये हमने फिर इसलिए रिप्लेस कर दिया B1x माइनस A1y और C1x माइनस B1y। आपको मैं मतलब ये चीज आ जाएगी आपके पास, ये आएगी A1x B1x माइनस A1y, B1x माइनस A1y, और ये आएगी C1x माइनस B1y। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये इतनी कैलकुलेशन तक करने के बाद हम ये कह देंगे कि ये तो ज़ीरो है और ये हमारे shear स्ट्रेस आए हैं, और इनमें कहीं भी Z नहीं है, Z उड़ा दिया, कहीं भी Z नहीं है, कहीं भी डैश नहीं है, सब बिना डैश का है और बिना Z का है। ठीक, कल हम यहाँ से करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कल आगे करेंगे। यहाँ तक हो गया, स्ट्रेसेस निकाल दिए हमने एनाइसोट्रोपिक बीम के लिए।